साथ सुनील सिंह पौरुष। राजधानी लाइव में बात होगी पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साथ ही मध्य प्रदेश के भोपाल से भी बातचीत होगी और देखा जाएगा कि कौन सी बड़ी खबर है जो सुर्खियों में है। महाराष्ट्र की राजधानी की अगर बात की जाए तो मुंबई से भी बड़ी खबरें जो सुर्खियां बटोर रही हैं, इन पर सीधी चर्चा होगी, बात होगी। तो चंडीगढ़, भोपाल, मुंबई, रायपुर, लखनऊ और हरिद्वार, जी हाँ, ये वो बड़ी खबरें जिन पर चर्चा की जाएगी। ये वो खबरें हैं जो सीधा सरोकार रखती हैं आपसे, ये बड़ी खबरें। और चलिए इन बड़ी खबरों को अब विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात चंडीगढ़ की करेंगे। किसान खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध में पंजाब में होगा रेल रोको आंदोलन। जी हां, इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल, आपको ये बता दें कि तख्त श्री केशवगढ़ साहिब के साथ ही तख्त श्री दमदमा साहिब से ट्रैक्टर मार्च निकालेगा जो कि चंडीगढ़ पहुंचेगा। तो जाहिर तौर पर पंजाब में हालात जो है वो किसानों के सीधे तौर पर इस तरह के हैं कि किसान कानून जब से आया है तब से वो लगातार विरोध कर रहे हैं और सड़क से लेकर रेल की पटरियों पर किसान बैठे हुए हैं। शिरोमणि अकाली दल ने भी आज ऐलान कर दिया है कि वह ट्रैक्टर रैली निकालेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। तो 5 अक्टूबर तक रेल रोको आंदोलन चलेगा। आज से बड़ा ऐलान किया गया है। हालांकि रेल रोको आंदोलन लगातार चल रहा था, सड़कें रोकी जा रही थी, हाईवेज जाम किए जा रहे थे, धरना दिया जा रहा था, लेकिन अब एकाएक रेल रोको आंदोलन का आगाज कर दिया है पंजाब में। चंडीगढ़ लिए चलेंगे, विनीत कपूर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। विनीत, रेल रोको आंदोलन का आगाज हो गया है। पूरे तौर पर पंजाब के किसान, पंजाब के जो सिंगर हैं, जो गायक हैं, उसके साथ साथ राजनीतिक दल के लोग चक्का जाम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुनील, आज की अगर बात करें तो आज एक बड़ा दिन है पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब में आज से जो केंद्रीय किसान हैं उसके विरोध में रेल रोको आंदोलन जो है वो शुरू हो जाएगा। पूरे पंजाब में रेल रोको आंदोलन जो है वो किया जाएगा और इस रेल रोको आंदोलन के माध्यम से कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार को चेताने का प्रयास किया जाएगा कि वो जब तक किसान कानून के अंदर संशोधन नहीं करती, जब तक इन कानूनों को रद्द नहीं करती, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। न केवल आज रेल रोको आंदोलन होगा बल्कि आज जगह जगह पर सड़कों पर भी जो हाईवे जाम करके किसान अपना विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। एक बड़ा रणनीति जो है वो इसको लेकर बनाई गई है। और अगर हम अमृतसर की बात करें, फिरोजपुर की बात करें, पटियाला की बात करें, मानसा की बात करें, तो ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर ये रेल रोको आंदोलन जो है इसको अंजाम दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज शिरोमणि अकाली दल जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त करेगी। और शिरोमणि अकाली दल के 3 बड़े नेता, जिसमें सबसे पहले अगर हम सुखबीर सिंह बादल की बात करें जो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं, वो तख्त श्री अकाल तख्त साहिब से एक ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए चंडीगढ़ पहुंचेंगे। इसी तरह से अगर तख्त श्री दमदमा साहिब से बात करें, तलवंडी साहबों से, तो वहां से हरसिमरत कौर बादल जो हैं वो ट्रैक्टर मार्च निकालती हुई नजर आएंगे। और इसी तरह से तख्त श्री केशगढ़ साहिब जो कि श्री अनंतपुर साहिब में है, तो यहाँ से जो शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह चद्दू माजरा हैं वो एक ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए नजर आएंगे। ये ट्रैक्टर मार्च जो है शाम को 5 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे और यहाँ पर ये तीनों नेता जो हैं ये पंजाब के राज्यपाल को एक मेमोरेंडम सौंपते हुए नजर आएंगे। और ये मेमोरेंडम जो है राष्ट्रपति के नाम होगा, जिसमें सीधे तौर पर इन कानूनों को एक सिरे से रद्द करने की बात की जाएगी। यानी आज चौतरफा केंद्र को घेरने की रणनीति जो है वो शुरू हो चुकी है और जल्द ही राहुल गांधी भी जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब में दस्तक देने वाले हैं और किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। जी सुनील। विनीत, जाहिर तौर पर देखिए किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम तो किया ही जा रहा है। किसान खुद जो है सड़क पर है, रेल रोको आंदोलन की भूमिका तैयार की गई है और अनिश्चितकालीन तक के लिए बोल दिया गया किसान के लिए कि जब तक सरकारें वापस नहीं लेती, संशोधन नहीं करती हैं, तब तक हमारा प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। लेकिन उम्मीद क्या लग रही है, क्योंकि आप पहले दिन से जब से ये विरोध के सुर उठे तब से आप लगातार किसानों के बीच जा रहे हैं, जत्थों के बीच जा रहे हैं, आप तमाम राजनीतिक दलों के जो सियासतदान हैं उनसे भी मिल रहे हैं। किस तरह की स्थिति लग रही है? क्या वाकई में कुछ फ़र्क पड़ रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ किसानों को एकजुट करके, किसानों के साथ अपनी आवाज़ उठाकर हर एक राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी ज़मीन तैयार कर रहा है?
बिल्कुल देखिए, अगर हम सियासी ज़मीन की बात करें तो लगातार जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं और किसानों को समर्थन मिल रहा है, तो हम्म। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि सियासी ज़मीनें भी तलाशी जा रही हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो हम्म। अपनी सियासी ज़मीन जो है वो तलाशने की कवायद में जुटी हुई हैं। जिस तरह से हम्म। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो 2022 के अंदर चुनाव हैं और ऐसे में किसानी एक बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि पंजाब के 85% लोग ऐसे हैं जिनका मूल व्यवसाय कहीं ना कहीं कृषि है। तो ऐसे में 85% लोग जब कृषि के साथ जुड़े हुए हैं तो एक बड़ा बड़ा वोट बैंक है जिसको हर कोई हथियाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की बात करें, समर्थन में उतरे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि विधानसभा का विशेष सेशन बुलाया जाएगा और इस सेशन के अंदर कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव पास किया जाएगा कि इन कानूनों को पंजाब में लागू नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ये तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जाएगी। यानी सीधे तौर पर किसानों की हिमायत यहाँ पर हर कोई राजनीतिक पार्टी करती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने कैबिनेट से अपनी कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा करवा लिया, एनडीए के साथ उन्होंने अपना गठजोड़ जो है वो भी तोड़ दिया। तो यहाँ पर भी सियासत जो है वो होती नजर आ रही है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी सड़कों पर है और वो भी किसानों की बात करती नजर आ रही है। उनके नेता जो हैं किसानों के साथ कंधे से कंधा जोड़कर चल रहे हैं ताकि आने वाले 2022 चुनाव में किसान जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा जोड़कर चल सके। यानी सियासत पुरजोर हो रही है। लेकिन अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र की बात करें तो केंद्र ने मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है, जो मंत्री हरियाणा और पंजाब में आके प्रेस वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 2 दिन जो बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार चाहर, वो 2 दिन चंडीगढ़ में रहे, जहां उन्होंने एक दिन ट्रैक्टर मार्च निकाला जी। समर्थन में इन कानूनों के, वहीं दूसरी तरफ प्रेस वार्ता के माध्यम से इन कानूनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। यानी सीधे तौर पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहती नजर आ रही है कि केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कांग्रेस जो है वो जी। किसानों के मोढे पर बंदूक रखकर चलाने का काम कर रही है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब फसलों की खरीद शुरू होगी और किसानों को उनकी फसलों की एमएसपी मिलेगी, तब स्पष्ट हो जाएगा कि इन कानूनों में किसान हितैषी काम किए गए हैं, किसानों के बदहाली की तरफ तोड़ने के लिए कोई भी काम नहीं किए गए। तो ऐसे में जरूर सियासत भी होती नजर आ रही है, लेकिन केंद्र पर प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा। भले ही रेलें रोकी जा रही हों, भले ही हाईवे जाम किए जा रहे हों, भले ही ट्रैक्टर जलाए जा रहे हों, या फिर केंद्र की मोदी सरकार के पुतले फूके जा रहे हों। जी बिल्कुल, रेल रोकने का आंदोलन का आगाज आज से होगा। किसान जो है पटरियों पर नजर आएंगे, वहाँ पर टेंट तक गाड़ दिए गए हैं किसानों के द्वारा रेलवे पटरियों पर। ऐसे में विनीत, चूँकि मैं लगातार उस बात को भी लेकर आ रहा हूँ कि देखिए पंजाब में कोरोना का जो स्तर था वो एक का एक बढ़ा, उसके बाद अनलॉक हुआ, देश भर में अनलॉक 4 हुआ, 5 हुआ, उसकी गाइडलाइन आई, तमाम सारी चीज़ें खुली, तमाम सारी राज्यों को राहतें मिली। लेकिन ऐसे में जब खुद मुख्यमंत्री ये स्टैंड लेते हैं कि उनका जो साप्ताहिक बंदी वाला सिस्टम था वो लगातार जारी है, या और तमाम गाइडलाइन थी, लेकिन ये जो किसान आंदोलन जो शुरू हुआ किसानों का, तब से ऐसा लगता है वैसे महामारी तो पंजाब से ख़त्म ही हो गई है, क्योंकि अब तो सभी राजनीतिक दल तमाम लोगों को इकट्ठा कर करके ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के सिर्फ और सिर्फ हुंकारे भर रहे हैं, आवाज़ें लगा रहे हैं। शायद इस ओर अब ध्यान नहीं जा रहा है। बिल्कुल देखिए, कोरोना शायद पंजाब में कहीं ना कहीं इस आंदोलन के चलते ख़त्म सा होता नज़र आ रहा है, क्योंकि हर तरह की जो हिदायतें थी उनको दरकिनार कर दिया गया है। अगर हम मास्क डालने की बात करें, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करने की बात करें, तो ये सब की धज्जियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर उड़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि सीधे तौर पर कई जगह जहां पर किसान एकजुट हो रहे हैं वहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही लोगों ने मास्क डाले हुए। इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टियों की रैलियों की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस पंजाब में 2 बढ़िया रैली कर चुकी है, एक ट्रैक्टर रैली कराई गई थी, एक दूसरी जो है वो बाइक रैली निकाली गई थी। तो ऐसे में 2 रैलियों के अंदर भी कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं अवहेलना होती नजर आई और उसकी भी धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस दिशा में भी सरकार को विचार करने की ज़रूरत है कि एक तरफ तो लगातार कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ लोगों की जानें तक जा रही हैं। तो ऐसे में इस तरह के जो प्रदर्शन हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब को और ज़्यादा महामारी की तरफ धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम किसानों की बात करें तो अपना तर्क देते नजर आ रहे हैं कि आज उनकी रोजी रोटी का सवाल है, आज उनकी फसलों की एमएसपी पर अगर खरीद नहीं होगी
तो फिर जो सीधे तौर पर उनका जो पूरा का पूरा परिवार है वो बदहाली की तरफ जाएगा। तो ऐसे में अपनी जान की परवाह किए बिना वो सरकारों के खिलाफ सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकारों को ज़रूर समझने की ज़रूरत है महामारी की जो विकरालता है या फिर इसकी जो कह सकते हैं समस्या है, ताकि लोगों को बचाया जा सके, किसानों को बचाया जा सके, और ये जो प्रदर्शन है इनको भी सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से किया जा सके। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने अपने हिसाब से सियासतदान जो हैं किसानों को आगे लेकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने हित के लिए लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि किसानों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा। आप आंदोलन करिए, प्रदर्शन करिए, आप अपनी हक की आवाज़ उठाइए, लेकिन कोविड के नियमों का पालन ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप प्रभावित होते हैं तो आप अपने पूरे परिवार को इससे प्रभावित करेंगे, अपने पूरे क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। ये भी विशेष ध्यान रखना होगा। बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस गैंगरेप मामले में पीड़िता के पिता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। साथ ही उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव उनके साथ है। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। और साथ ही मुख्यमंत्री ने परिवार के एक सदस्य को कनिष्ठ सहायक पद पर नौकरी देने की घोषणा की है। साथ ही आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के साथ ही एसआईटी की 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा जांच कराने की अनुमति दी है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर नजर आए और उन्होंने ये फैसला किया कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ले जाएंगे इस पूरे मामले को, और वहाँ पर ये मामला चलेगा। उसके बाद सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाएगी उन आरोपियों को। लेकिन ये कह लिया जाए कि काफ़ी देर हो चुकी, तब जाकर प्रदेश के मुखिया की नींद टूटी है। अगर यही व्यवस्थाएं पहले से हो जाती या पुलिस अपनी सक्रियता पहले से दिखाती तो शायद हालात कुछ और होते, हाथरस में इस तरह की स्थिति नहीं बनती। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो सीधे तौर पर इस कदर लापरवाही करती हुई नज़र आती है कि उसका खामियाजा सीधा भुगतना पड़ता है सरकार को। सीधा टारगेट पे आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि विपक्षी दल मुखिया से सवाल पूछते हैं। पुनीत हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। पुनीत, हाथरस की खबर को लेकर जिस तरह से प्रदेश भर की स्थिति बनी, जो कानून व्यवस्था के साथ साथ महिलाओं के आबरू और इज्जत के साथ साथ जो हालात बने, उसके साथ देश भर में हाथरस की आवाज़ उठती है, हाथरस की बेटी के लिए आवाज़ उठती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हैं, लेकिन लगता नहीं कि बहुत देर कर दी। देखिए सुनील, एक समझने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है ब्यूरोक्रेसी काफी हावी है। आप कानून व्यवस्था को ही देख लीजिए, कानून व्यवस्था को लेकर के हर दूसरे महीने सवाल उठते हैं और विपक्ष सवाल सीधे प्रदेश के मुखिया से पूछता है, यानी कि योगी आदित्यनाथ से पूछता है। कल योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता के पिता से बात करी, सरकारी नौकरी एक परिवार के एक सदस्य को दी जाएगी, सरकारी मकान दिया जाएगा, 25 लाख मुआवजे की राशि कर दी गई। लेकिन मुआवजा लगा देना किसी चीज का अंत करना नहीं है। कानून व्यवस्था को आप रोक नहीं पा रहे हैं। कानून व्यवस्था जिस तरीके से बदहाल स्थिति में होती चली जा रही है, एक सवाल खड़े हुए हैं। कल बलरामपुर में भी ऐसी एक घटना हुई है कि एक लड़की है जो बीए का फॉर्म भरने के लिए बाहर निकली, शाम को जब वो आई है तो काफी गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाती है, रास्ते में दम तोड़ दिया। यानी कि एक दूसरा कांड, लगातार एक के बाद एक कांड हो रहे हैं। कानपुर का संजीव यादव हत्याकांड, गाजियाबाद में एक पत्रकार की हत्या हुई, बुलंदशहर में एक व्यक्ति की हत्या हुई अपहरण करने के बाद में। तो ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं ये प्रदेश की कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में मुआवजे का मरहम लगाना ये कहीं भी सही नहीं, क्योंकि अगर सीधे तौर पर सख्त निर्णय नहीं लिए जाएंगे तो इस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो ऐसे ही बदहाल रहेंगी। और जो विपक्ष है वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से सवाल करता है, लेकिन ब्यूरोक्रेट जिस तरीके से हावी है और लगातार जिस तरीके से लापरवाहियां हो रही हैं, उन जो पुलिस अधिकारी हैं उनको जगह दिए जाने की अब जरूरत है, जिनको कानून व्यवस्था की एक अच्छी नॉलेज है, जिनकी कमांडिंग अच्छी रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने बात तो करी है, लेकिन काफी देर हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है 14 सितंबर को मामला हुआ था और 30 सितंबर को आप बात कर रहे हैं। अगर पहले ही ऐसी सख्ती दिखाई होती तो शायद ऐसा कांड ना होता। जी सुनील, जो पीड़िता के परिवारीजन थे, जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वो आएँ और हम लोगों से बात करें, हमारी समस्याओं को सुने, हमें भरोसा दें, क्योंकि प्रदेश का मुखिया जब हमारे बीच में आएगा तो हमें पूरी तरह से ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ, इस मामले में, चूँकि वो परिवार दलित परिवार है और उन लोगों के अंदर अभी भी इतना खौफ है, इतना डर है, इतना भय है कि वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वो वहाँ की लोकल पुलिस पर, वो हाथरस पुलिस पर, वो चंदपा पुलिस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो वही पुलिस है जिस पुलिस ने
एक घेरा बना दिया, उनकी बेटी को उनसे आखिरी बार उसका चेहरा तक नहीं देखने दिया, और वो पुलिस उनके आज गांव में छावनी की तरह वहां पहुंची हुई है। ऐसे में लोगों में भय का माहौल है। लेकिन मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आते हैं पुनीत, और वही सारी चीज़ें अगर आप ये पहले स्टैंड ले लिए थे तो शायद कुछ और स्थिति बनती, कुछ और हालात होते। इस कदर देश भर में हाथरस पुलिस, यूपी पुलिस की लापरवाही तो जाहिर तौर पर है, लेकिन शायद इतनी धज्जियां नहीं उड़ती। देखिए सुनील, ये वही पुलिस है उत्तर प्रदेश के साथ की सेवा में सदैव तत्पर। लेकिन आप यही कांड नहीं, इससे पहले के भी कांड देखिए। संजीव यादव भी जो परिजन थे वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, बाद में वो मुख्यमंत्री से मिलने आए भी थे। कहीं ना कहीं समझने वाली बात होगी कि पुलिस ने अपना भरोसा खोया है। हाथरस में जिस दलित परिवार की लड़की के साथ ये घटना हुई है, शुरू से उनके मामले में लापरवाही करी गई। रेप जैसी घटना को छेड़खानी में तब्दील किया गया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बताया जाता है कि लड़की जब वापस घर आई थी उस दिन, उसके तुरंत बाद का है, जिसमें वो साफ तौर पे कह रही कि मेरे साथ जबरदस्ती करना चाह रहे थे, मेरे साथ जबरदस्ती करी गई है, मुझे मारा पीटा है। लेकिन कल बयान बदले जाते हैं, आईजी जो है वो बयान बदलते हैं, और कल एडीजी एलओ प्रशांत कुमार की तरफ से बयान आया है कि पीड़ित के जो परिजन है उनकी मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया गया है। लेकिन साफ तौर पर जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने लड़की के पिता घर से निकले हैं, शाम को परिजनों ने आरोप लगाया कि वो शाम तक वापस नहीं आए हैं। पुलिस का खासा दबाव उनके ऊपर है, और जाहिर तौर पर पूरे प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है कि पुलिस दबाव बना करके बयान बदलवा रही है। लेकिन रात में 2:30 बजे सनातन धर्म में कहीं भी अंतिम संस्कार नहीं होता, और इतनी जल्दबाजी क्या थी अंतिम संस्कार करने की? उनको तो दूसरा मौका भी नहीं दिया कि वो दोबारा पोस्टमार्टम की जांच करवा सकते थे। पुलिस ने कहीं ना कहीं इसका दबाव उनके ऊपर बनाया है कि उनका भरोसा पुलिस के ऊपर से अब उठ गया है। और हाथरस पुलिस, विशेष तौर पर वो हाथरस पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे। उनकी मांग है कि वो मुख्यमंत्री वहां पर आए, उनकी बात को समझे। हालांकि इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से एसआईटी का गठन हुआ है, टीम पहुंचेगी, जांच करेगी, आगे के निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से परिवार ने अपना भरोसा खोया है पुलिस के ऊपर, अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से बात करके उनको राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस दबाव बना करके उनके बयान बदलवा रही है, सीधे तौर पर आज भी उनके मन में डर है। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुख्यमंत्री को पुनः विचार करने की जरूरत है कि पुलिस में एक बड़ा रिफॉर्म लाना होगा। ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करना होगा जो जमीन पे सच्चा काम करते हैं, ना कि झूठा काम करके उसकी सच्ची रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। इस तरीके से अगर कागजों पर विश्वास किया जाएगा तो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो और भी बदहाल होती चली जाएगी। सवाल, समस्या दूसरी है, ये जो कैंसर जो फैला हुआ है वो उसकी जड़ों को देखना होगा। अधिकारियों के तबादले तो हर रोज हो रही हैं, आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी, कोई टिक ही नहीं पा रहा। 20-25 दिन, महीने भर से ज़्यादा कोई काम ही नहीं कर पा रहा। जिले को समझे एसपी, तब तक उसका तबादला हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जो लंबे अरसे से जो चौकियों पे, जो नाके पे, जो थाने में जमे बैठे हैं, जो बाबू दरोगा, खेल तो इनका चलता है ना सारा। एक घटना हो जाती है उसके लिए सिपाही जाते हैं, एसआई जाता है, वो जाके वहाँ पर आख्या करता है, वो जाके विवेचना करता है। बहुत लेट लतीफ़ी हो जाती है वहाँ, तत्काल प्रभाव से चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। बहुत सारी जगह तो इस तरह की स्थिति बन जाती है उत्तर प्रदेश में कि पुलिस खुद कहती है छोड़िए, बिठा के 4 लोगों को वहीं पे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। या ये हो जाता है कि जो पीड़ित परिवार है वो थाने पहुंचता है न्याय की गुहार लगाने, पता लगता है जो आरोपी हैं वो पहले पैसे पहुंचा देते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ये स्थिति है। जी बिल्कुल सही कहा सुनील आपने। हम पहले ही अपने चैनल के माध्यम से आवाज उठाते आए हैं कि विकास दुबे कांड में भी हमने यही कहा था कि जो थानों पे वर्षों से जमा है, दीवान से लेकर के इंस्पेक्टर तक का, और एसपी का तबादला होता रहता है, आईपीएस है एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। जब तक वो कोई चीज समझते हैं तब तक उनके शहर में इतना बड़ा कांड हो चुका होता है कि उनको ही समझ में नहीं आता कि यहाँ पर पहले व्यवस्था क्या थी। विकास दुबे का कांड देख लीजिए, संजीव यादव कांड देख लीजिए, गाजियाबाद में कांड देख लीजिए कि पुलिस वाले की मित्रता अपराधियों से थी। अपराधी और पुलिस का गठजोड़ करप्शन का भी एक अंग है। सीधे तौर पे कहीं ना कहीं अब पूरे रिफॉर्म करना है तो कहीं ना कहीं जो भी पुलिसकर्मी वर्षों से थानों में जमा है उनको हटाना होगा। एक नई, सीधे तौर पे सख्त निर्णय लिए जाएंगे, एक नई नीति बनानी होगी जिससे कि कोई भी पुलिसकर्मी जो अपराधी हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनके संपर्क में ना आए, और अगर उनके संपर्क में आते भी हैं तो कहीं सीधे तौर पर ऐसा ना हो कि उनके साथ सांठगांठ करके किसी बड़े क्राइम को अंजाम दे। एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, और ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को अब एक सख्त कदम उठाना ही पुनीत, कई घटनाएं आपने ऐसी देखी होंगी जब दबिश देने के लिए पुलिस की टीम निकलती है किसी भी अपराधी की, क्योंकि मुखबिर से सूचना मिलती है, खुफिया सूत्रों से पुलिस को जानकारी मिलती है कि इस तरह के मूवमेंट हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, अपराधी की एग्जैक्ट लोकेशन भी मिलती है। लेकिन आपने कई मरतबा ये देखा होगा कि पुलिस पहुंचती है तमाम सुनियोजित तरीके से, अपराधी फरार, बोले मिलता ही नहीं। अब ये कहाँ पता सीओ साहब को
कप्तान साहब को कि जो आपकी गाड़ी में बैठा वही तो टेक्स्ट मैसेज भेज रहा था कि निकल जाओ, हम लोग यहाँ पहुंच गए। दिक्कत तो ये है ना, इस तरह की हालात हैं। इसका ताजा सा उदाहरण है कि विकास दुबे कांड में सीधे तौर पर विकास दुबे को सूचना देने वाले पुलिसकर्मी थे। कितनी पुलिस जीप आ रही है, सीओ कितनी टीमें लेकर के जा रहे हैं, उसमें कितने पुलिस व्यक्ति हैं, ये सारी सूचना थाने से ही दी गई थी। और जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ था, जो इंस्पेक्टर था शिवाली थाने का और एसएसपी के बीच का, उसमें साफ तौर पर एसएसपी कह रहे हैं कि तुम्हारे ही थाने से किसी ने सूचना दी होगी। और जिस तरीके से आपने कहा कि किसी हिस्ट्री सीटर को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है तो उसको पहले से इत्तला हो जाती है, इसका सीधा तौर पर एक कारण है पुलिस और कई अफसर अपराधी मिले, की गठजोड़। और कई दूसरा अफसर पुलिस मिले का पुनीत मुखबिर ऐसे एक पत्रकार के नाते, जब इस तरह की चीजें हुई बड़ी बड़ी दबिशों के लिए, जब मीडिया चलता है कि बड़े खुलासे होने वाले हैं या बड़ा अपराधी कोई पकड़ा जाना है, पता लगता है कि वहां जाने से पहले तो सब कुछ खाली हो गया, ना हथियार मिलते हैं ना हथियार रखने वाला मिलता है। बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। राजधानी के युवाओं में अब शराब की जगह सूखे नशे का क्रेज बढ़ रहा है। हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं और इसके लिए आपको ये बता दें कि इसकी तस्करी भी बढ़ती जा रही है। इसमें कमाई अधिक देखकर पुराने हिस्ट्री शीटर इस कारोबार में कूद पड़े हैं। दूसरे राज्यों के सप्लायरों के जरिए मादक पदार्थ रायपुर मंगवाए जा रहे हैं। जी हाँ, पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान चला के रखा है और इस दौरान ये खुलासा हुआ है कि इस शहर में ऐसे ही लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो अब शराब न पीकर कफ सिरप, नशे की गोलियां, गांजा, चरस, कोकीन का सेवन करने लगे हैं। पुलिस ने कई बार मादक पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ा है और इसके पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। जानकारी मिली है पुलिस को कि बहुत सारी ऐसी स्थिति हैं कि इनका एक बड़ा नेटवर्क है जो सक्रिय है। दूसरे राज्यों से मादक पदार्थ लाने से ले जाने तक का काम किया जाता है, ग्राहकों को पहुंचाने का काम किया जाता है। तो नशे की गिरफ्त में है छत्तीसगढ़, ये कहना है पुलिस का, क्योंकि बड़ी खेप बरामद हुई है और जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने जो खुलासे किए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। नशे में उड़ती छत्तीसगढ़ की राजधानी, क्योंकि राजधानी में ये कारोबार जमकर फल फूल रहा है। जी हाँ, युवा इसकी गर्त में जा रहा है। होटल और क्लबों में नशे की महफिलें जमती हैं। कॉफ सिरप के साथ ही आपको बता दें नशीली गोलियां भी जमकर बिक रही हैं और ये प्रतिबंधित है। बावजूद इसके आप बाजार से जाइए, महंगे दामों में आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। पवन ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। पवन, लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि कैसे भी इन हालातों को ठीक किया जाए, लेकिन ये तो और ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लिया। सूखा नशा राजधानी में हावी है और राजधानी का जब ये हाल है तो बाकी छोड़ दीजिए, बाकी शहरों को तो। जी बिल्कुल सुनील जी, हाँ आपको बताते जो राजधानी रायपुर है, रायपुर पे पहले लोग शराब का नशा करते थे, लेकिन धीरे धीरे शराब का नशा कम करके जो कप सिरप होती है, प्रतिबंधित कप सिरप होती है, कप सिरप हो गए, चरस, कोकीन और गांजा। सबसे अहम बात है कि जो कप सिरप महज 80 से 130 रुपए में मिलती थी, वो ब्लैक में आज 300 साढ़े 300 रुपए में मिलता है। और जो नशे की टेबलेट होती है, जो 45 रुपए रैपर आता है, वो 4 से 450 रुपए रैपर मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कप सिरप और नशे की टेबलेट बिकती है, लेकिन 10 विभाग जो है वो कार्रवाई करने में पीछे रहता है। जो कप सिरप है पुलिस जब्ती बनाती है, पुलिस का मुखबिर है वो पुलिस को बताते हैं कि इतनी पेटी यहाँ से कप सिरप आ रही है, लेकिन जो कार्रवाई 10 विभाग को करना चाहिए, 10 विभाग वहां पर फेल नजर आता है इस चीज में। लेकिन कफ सिरप तो कफ के लिए है ना, वो तो खांसी और बाकी चीजों को ठीक करता है। फिर ये लोग नशे में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसे? जी बिल्कुल बता दें, कई कप सिरप जो होती है अल्कोहलिक होती है, जिसमें 10 विभाग स्वास्थ्य मंत्रालय में कप सिरप का प्रतिबंध कर रखा है कई राज्यों में। लेकिन मेडिकल स्टोर है जो किसी अन्य नाम से कप सिरप को मंगाते हैं और रायपुर में धड़ल्ले से इसकी हो रही। आप लगातार देख सकते हैं, इसके पहले रायपुर पे 150 से 200 पेटी रायपुर पे है। महासमुंद में कई जिलों में कप सिरप की पेटी पकड़ाई है। और गांजे की बात की जाए तो गांजा जो है उड़ीसा के रास्ते छत्तीसगढ़ आता है, तो बीच में करीबन 1.5 करोड़ की गांजा, एक तरह से अधिक गांजा जो है रायपुर में जब्त किया गया था। जो क्रश और कोकीन है वो महाराष्ट्र, नागपुर और मुंबई से राजधानी रायपुर पहुंचती है।
जो पहले जो पुराने हिस्से से जो शराब का जो कारोबार करते थे वो धीरे धीरे ये समझ चुके हैं कि शराब से ज्यादा कोकीन, चरस और गांजे पे कमाई है, तो इसलिए वो इसके सीधा इस रास्ते पे जा चुके हैं। पवन, ये जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या क्या खुलासे किए हैं इन लोगों ने? रायपुर में कहाँ कहाँ किस किस जगह इन लोगों का ये धंधा चल रहा था? कौन कौन से ऐसे क्लब और बड़े होटल थे जहाँ पर ये लोग महफिलें सजाते थे, सूखा नशा करते हैं? कुछ बड़े खुलासे हुए हैं और किन किन लोगों की ओर इशारा किया गया है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो गरज का जो कारोबार है बड़े होटलों पे, खासकर से जो राजधानी रायपुर का वीआईपी रोड है, वीआईपी रोड जहाँ मंत्रियों के विधायकों के आवास है, जिसके पीछे पूर्व सीएम का आवास है, पूर्व मंत्रियों का आवास है, उसके आसपास के होटलों में धड़ल्ले से ये नशा का महफिल सबकी है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो पुलिस है वो राजनीतिक दबाव के नीचे कार्रवाई नहीं कर पाती है। इसके पहले भी थाना प्रभारी जब कार्रवाई करने पहुंचे थे तो आला अधिकारियों के फोन आ गए थे, थाना प्रभारी को होटल के बाहर से वापसी होना पड़ता है। तो ये देखा गया कि जो पुलिस है कहीं ना कहीं मजबूरन पे कार्रवाई नहीं कर पाती है। हालांकि अभी 2 दिन पहले भी राजधानी रायपुर पे लॉकडाउन के दौरान एक क्यूज क्लब में छापा पड़ता है। वहाँ लॉकडाउन के दौरान शराब की महफिल सजी होती है, बर्थडे पार्टी मनाई जाती है, जो अन्य जिलों से लोग आते हैं, शराब का सेवन करते हैं। लेकिन महज देखा जाए तो वहाँ पर 188 जो कोविड-19 महामारी अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई की गई, लेकिन आबकारी विभाग है उस होटल पे अब तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। जो बार लाइसेंस है उसे निरस्त करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तब जब विभागों की इसमें साफ तौर पे मिलीभगत मानी जा सकती है। विभागों की मिलीभगत मानी जा सकती है। पवन, जो आप बता रहे हैं कि थानेदार कार्रवाई नहीं कर पाता है, पुलिस दबाव में रहती है, ऐसे में राजनीतिक दल के लोगों का संरक्षण सीधे तौर पर मिला हुआ है इनको, पुलिस इसलिए राजनीति के दबाव में कोई काम नहीं कर पाती। दूसरी बात यह कि अगर सत्ताधारी दल के लोग इसमें संलिप्त हैं तो विपक्ष क्यों आवाज़ नहीं उठा था? और अगर विपक्ष के लोग भी किसी भी राजनीतिक दल के क्यों ना हो, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ बुलंद क्यों नहीं होती? क्या ये माना जाए कि इस हमाम में सभी नंगे हैं? जी बिल्कुल, सुनील जी आपको बता दें, जो बड़े होटल राजधानी रायपुर में जो बड़े होटल है उसमें अधिकतर पार्टनर स्पिन है, तो चाहे सत्तारूढ़ दल की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, तो ये इनके शेयर होटलदार होते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल के जो बड़े मंत्री हो, विधायक हो, ये अपने नाम पे नहीं रखते, ये दूसरों के नाम से राजधानी में बड़ी होटलें चल रही है, इसलिए हालांकि राजधानी रायपुर के क्लब में इतनी बड़ी कार्रवाई होती है पुलिस की देर रात, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों इसमें मौन नजर आता है। बहुत शुक्रिया, साफ तौर पे कहा जाए तो बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो राजधानी में हालात विकराल हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दल के लोग किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं उठाते, इसलिए इशारा होता है कि राजनीतिक दल के लोग ही इसमें संलिप्त नज़र आते हैं, फिर चाहे वो किसी भी दल के लोग क्यों ना हो। सोचना होगा, समझना होगा। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ
मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और राजधानी लाइव में बात होगी मध्य प्रदेश की। जी हाँ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल जनता को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। उपचुनाव में जीत के लिए प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां आपको बता दें कि किसान कर्ज माफी के साथ ही बाहरी उम्मीदवारों पर केंद्रित नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इन सीटों पर शुरू से ही बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों को काला झंडा दिखा रहे हैं, तो कहीं बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक कांग्रेस पार्टी को जनता के साथ वादा खिलाफ करने वाले गद्दार बोल रहे हैं। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद से ही आपको ये बता दें कि बीजेपी के नेता कमलनाथ सरकार को किसान विरोधी बताने से नहीं चूक रहे। वक्त की नजाकत को समझते हुए कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आपको ये बता दें कि मीडिया को एक पेन ड्राइव दी थी जिसमें 26 लाख से ज़्यादा किसानों की कर्ज माफ़ी का ब्यौरा दर्ज है। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी की ओर से कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया के माध्यम से किसानों के बारे में जनता को गलत जानकारी दी है। लेकिन विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफ होने की बात को स्वीकार कर लिया था और उसके बाद अब मामले को लेकर पहले तो बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन बाद में सरकार के ही मंत्री विधानसभा में गलत जानकारी देने और जांच की बात करते हुए नजर आने लगे हैं। यानी कि हर कोई दल सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी राजनीतिक फसल काटना चाहता है। अब बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है क्योंकि बीजेपी के लिए उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। वो इस लिहाज से भी क्योंकि बीजेपी को अगर सरकार में बने रहना है तो 9 से 10 सीटें चाहिए बीजेपी को। भोपाल लिए चलेंगे, संदीप श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां कांटे की टक्कर नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी राह भी आसान नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। जी देखिए, मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी किसान कर्ज माफी बड़ा मुद्दा था। उस समय कांग्रेस की सरकार ने किसानों से वादा किया था, कांग्रेस पार्टी जो कि चुनाव लड़ रही थी, और उसी आधार पे किसानों ने कांग्रेस से समर्थन किया। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनी। सरकार बनते ही कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी भोपाल आए। उन्होंने टोटल 10 दिन का वादा किया कि 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, और किसान कर्ज माफी की कवायद वहां से शुरू हो गई थी। पहले और दूसरे चरण में लगभग 26 लाख किसानों के कर्ज माफ भी किए गए। ये जानकारी खुद विधानसभा में वर्तमान में कृषि मंत्री कमल पटेल ने दी थी। लेकिन बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती थी कांग्रेस सरकार पर, ये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर, कि किसानों से कांग्रेस की पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने धोखाधड़ी की है, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जैसे ही सदन में ये जानकारी बीजेपी की तरफ से रखी गई, एक्सेप्ट किया गया कि किसानों का कर्जा माफ हुआ, उसके बाद से बीजेपी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। जी, इसके अभी उपचुनाव की तासीर क्या है? अभी भी किसान कर्ज माफी और अभी हाल ही में जो अति वर्षा से फसलें खराब हुई हैं, वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो अभी बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई कई क्षेत्रों में, उसके कारण सोयाबीन की फसल लगभग बराबर खराब हो चुकी है। नहीं, अब तो शिवराज सिंह चौहान ने, प्रदेश के मुखिया ने खजाना खोल दिया है किसानों के लिए, लोगों के लिए। वो इसलिए भी क्योंकि बीजेपी के लिए सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सरकार में रहना है तो 28 में से 9 से 10 सीटें जीतनी होंगी बीजेपी को, इसलिए सारी चीजें तो की जा रही हैं। फिर चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, जो 6,000 रुपए केंद्र से पहुंच रहे हैं, 4,000 रुपए शिवराज सिंह चौहान मिला के 10,000 पहुंचा रहे हैं किसान को। ये क्योंकि मोदी सरकार किसानों को सम्मान निधि के नाम पे 6,000 रुपए पहले से दे ही रही थी, और अभी आचार संहिता, मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने के जस्ट 3 दिन पहले शिवराज जी ने घोषणा की कि किसान सम्मान निधि 4,000 मध्य प्रदेश सरकार भी देगी। इस तरह से टोटल किसी भी किसान को साल का 10,000 रुपए सम्मान निधि दी जाएगी। लेकिन जब हम धरातल पर बात करें, क्षेत्र में जाके किसानों से बात करते हैं, तो किसान ये कहता है कि हमारा जितनी भी फसल खराब हुई है उसका अभी तक
कोई मुआयना नहीं किया गया सरकार की तरफ से, मुआवजे की कोई घोषणा नहीं हुई और अभी तक किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। जब से बीजेपी सरकार, शिवराज सरकार बनी है, तब से किसी किसान का कर्जा माफ भी नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखने में आया कि कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला कि हम क्यों किसान का कर्जा माफ करें, क्योंकि हमने कोई कमिट नहीं किया था, हमने अपने वचन पत्र में ऐसा कोई वादा नहीं किया था, कांग्रेस ने वादा किया था ये। तो इस तरह से जो अभी उपचुनाव की पूरी राजनीति है वो किसान पर, किसान की समस्याओं पर, कर्ज माफी पर केंद्रित होती हुई नजर आ रही है। मतलब धरातल पर स्थिति ये है कि सम्मान निधि तो क्या मिलेगी, उनको तो फसल बीमा राशि भी नहीं मिल पा रही है। स्थिति तो है ऐसी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी सब कुछ ज़मीनी स्तर पर अमली जामा पहनाने का काम करती है। तमाम जो दफ्तरों में बैठे अधिकारी कर्मचारी और जो बाबू लोग होते हैं वो तमाम योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जब वही निरंकुश हो जाएंगे, वही बेलगाम हो जाएंगे, वही लापरवाह हो जाएंगे, तो लोगों को लाभ कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल। इस मामले में एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा, ब्यूरोक्रेसी की आपने बात की है। अभी हाल ही में गणेश उत्सव निकला है, उस समय चूंकि कोविड बहुत ज्यादा था, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग गणेश उत्सव मनाने की अनुमति नहीं थी। अब चूंकि दुर्गा उत्सव सामने है, दुर्गा उत्सव में कई हिंदू संगठन ने मांग की सरकार से कि पंडाल और दुर्गा प्रतिमा की साइज बढ़ाई जाए। उस दौरान भी प्रशासन ने उनका संदीप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, चुनाव है तो कोरोना महामारी का जितना खौफ, जितनी चीज़ें लोगों के लिए कही जा रही थी, बोली जा रही थी, लेकिन अब तो चुनाव का सीजन है। ऐसे में अगर ये कह दिया जाए कलश यात्रा निकालनी है, कल को भागवत बिठानी है, बोले रामायण करानी है, वो भी करा देंगे ये लोग आयोजन। ये तमाम नियमों को ताक पर रखकर सारी चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि जब सत्ता में आ जाते हैं तो फिर इनके लिए फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, सब कुछ मुमकिन है। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जब सत्ताधारी पार्टी का कोई आयोजन होता है तो उसमें 2000, 4000, 5000 तक लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब दुर्गा उत्सव की बात होती है और पंडाल की साइज बढ़ाने की बात होती है या दुर्गा प्रतिमा की साइज बढ़ाने की बात होती है तो उसमें सरकार मना कर देती है, उसमें अलग से गाइडलाइन जारी कर दी जाती है, जिसकी वजह से हिंदू संगठन भी मध्य प्रदेश में नाराज नजर आ रहे हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अभी मैं आपको एक बात बताना और चाहूंगा कि सांबेर सीट है मध्य प्रदेश में, सांबेर सीट से तुलसी सिलावट जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उनके सामने है गुड्डू, प्रेमचंद गुड्डू। लेकिन अभी हाल ही में वहां ये हुआ कि सोयाबीन की सारी फसल खराब हो गई है और फसल खराब होने की वजह से उसका अभी तक ना तो सर्वे हुआ, ना किसानों के पास प्रशासनिक अमला अभी तक पहुंचा, ना ही कोई घोषणा अभी तक की गई। तो पूरे प्रदेश में पूरी सीटों पे 28 जो सीटें हैं उपचुनाव की, सभी जगह यही बात हो रही है कि सरकार घोषणा करती है लेकिन अमली जामा कब वो पहनाएगी, कब धरातल पर घोषणाएं आएंगी, अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी आपने देखा होगा कि एक तरफ तो सरकार का खजाना खाली है, मध्य प्रदेश में खजाना खाली है, जैसे कमलनाथ सरकार भी कहती थी, शिवराज सरकार भी कहती थी। उसके बाद भी चूंकि चुनाव को देखते हुए पूरी 28 सीटों पे लगातार संदीप क्या उम्मीद क्या लग रही है, आसार कैसे हैं? देखिए, ये लोग कांग्रेस पार्टी से जीते थे, पहले विधायक बने, इनके साथ इनके महाराज खड़े थे, अब वही महाराज बीजेपी के साथ हैं, फिर से ये सब लोग चुनावी मैदान में हैं। जनता क्या इनको भरोसे में ये लोग जनता को ले पाएंगे? इनके चेहरे पर वोट मिल पाएंगे? देखिए, इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जो बहुत कम मार्जिन से पिछले बार भी जीत के आए थे कांग्रेस की तरफ से और इस बार वो फिर मैदान में हैं। और कमलनाथ सरकार की तरफ इनको दागी भी बोल रही है, टिकाऊ भी बोल रही है और 35 करोड़ का इनके ऊपर आरोप भी लग रहा है और जनता भी दबे जुबान में बोल रही है कि ये लोग बिक गए, हमारा इन्होंने वोट बेच दिया है। तो इस बार क्या आरोप प्रत्यारोप तो ये सब चलते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही है, एक दूसरे पर छींटाकशी होती है, लेकिन सवाल ये है कि ये लोग जो फिर से जब जा रहे हैं लोगों के बीच में, क्या ये वाकई में भरोसा जीत पाएंगे या नहीं? और दूसरा कि बीजेपी के अंदर भी तो बगावत के सुर उठ ही रहे होंगे। जो पहले से बीजेपी का प्रतिनिधित्व जिस सीट से कर रहा था, जो व्यक्ति जिसने फाइट की थी इन लोगों के खिलाफ, उसको तो साइड में बैठा दिया गया। बिल्कुल, देखिए जनता अपनी जगह है, जनता तो बहुत खुल के पहले नहीं बोलती है, जनता अपना जो निर्णय है वो मतदान के दौरान देती है। बिल्कुल देखना होगा सियासत का ये ऊंट किस करवट बैठेगा। उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी भी हैं और 9 से 10 सीटें बीजेपी को जीतनी है, तभी ये सरकार चल पाएगी, नहीं तो फिर से सरकार अल्पमत में आ जाएगी अगर यहाँ बीजेपी को ये सीटें नहीं मिल पाती। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और उत्तराखंड का
जिक्र करेंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज हरिद्वार पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कुंभ के कार्यों में हो रही देरी को लेकर नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते कुंभ मेले के काम प्रभावित हुए हैं। हरिद्वार में निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए वो जल्दी ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में जैसे कि हालात कोरोना के हैं, उस स्थिति में कुंभ मेले के स्नान का स्वरूप बदल जाएगा। तो वहीं भगवान राम के जन्म स्थान पर विवादित बयान देने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पागल बताया और कहा कि ये दुर्भाग्य है कि नेपाल देश का प्रधानमंत्री पागल है और चीन के इशारे पर वो नेपाली प्रधानमंत्री ऐसी बयानबाजियां कर रहा है। तो वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि अगर भारत चीन का युद्ध होता है तो सभी अखाड़ों के नागा सन्यासी युद्ध के लिए भी तैयार हैं। वह अपनी सेना देश का साथ देने के लिए लगा देंगे। तो कुंभ मेले की तैयारियां लेने पहुंचे हैं नरेंद्र गिरी महाराज, हरिद्वार पहुंचे, हालांकि संतुष्ट नजर आए तैयारियों से। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी महाराज। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर चीन से युद्ध के हालात बनते हैं तो सभी अखाड़ों के नागा साधु बॉर्डर पर जाएंगे और हम पूरी तरह से देश के साथ खड़े हैं, हमारी पूरी सेना तैयार है। तो जाहिर तौर पर यह एक मनोबल बढ़ाने की स्थिति होती है, लोगों के अंदर जोश भरने की स्थिति होती है, लोगों का आत्मविश्वास विश्वास जीतने की स्थिति होती है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी महाराज। विकास खरे हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। विकास, पहले तो यह कि कुंभ को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक तमाम महान जो विभूतियां हैं वो पहुंचने लगी हैं। महंत नरेंद्र गिरी महाराज भी पहुंचे हैं, कितने संतुष्ट नजर आए? बिल्कुल सुनील, आपको बता दें आगामी 2021 का कुंभ का जो टाइम है काफी समय रह चुका है, लेकिन जितने भी साधु संत समाज के लोग लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द कुंभ के कार्य अधूरे पड़े हैं, वो कुंभ शुरू होने से पहले ही उनकी तैयारी पूरी कर ली जाए। बात की जाए तो साधु समाज का एक पूरा गुट मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिला था, जिनके द्वारा कहा गया है जो साधु संत है कि जितने भी जो कार्य निर्माण है, चाहे वो रोड के निर्माण हो या और भी जो बनाया जा रहा है वो हो, और अन्य जितने भी जो निर्माण कुंभ को लेकर तैयारी की जा रही है, हर की पौड़ी का चाहे वो निर्माण हो, उसको लेकर संत समाज के सभी जो साधु संत हैं उन्होंने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द जो कुंभ का पहला स्नान है उससे पहले ही पूरे कार्य पूर्ण कर लिया जाए। सुनील, अभी फिलहाल क्या तैयारी किस तरह से चल रही है? और क्योंकि कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए इस बार ये कुंभ आयोजित होगा, तमाम जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं और कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनको खुद कोरोना हो गया। तो फिलहाल तैयारियों का हालात जो है हरिद्वार में किस तरह के, वो बताएं विकास। बिल्कुल सुनील, आपको पता जिस तरह से कोविड-19 के द्वारा जो भी कार्य प्रभावित हुए थे, अब वो जो है अमृत चरम पर आ चुके हैं। जितने भी कार्य निर्माण है वो पटड़ी पर आ चुके हैं, और भी जो कार्य निर्माण हरिद्वार या अन्य जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो चले हैं वो लगातार प्रशासन के द्वारा उनका निरीक्षण किया जा रहा है। जितने भी कार्य निर्माण चले हैं उनको तेजी में और बढ़ाने में और भी कार्य प्रगति पर किया जा रहा है। और सुनील, जिस तरह से अब जो हर की पौड़ी का जो निर्माण है काफी लगभग 2 महीने पहले से चल रहा है, अब उसमें भी जो है रफ्तार बढ़ा दी गई है, और जितने भी जो और भी जो पुल है वो बना गए हैं उनकी भी रफ्तार रात दिन जो है काम चल रहा है। और जो अधिकारी है कुंभ मेलाधिकारी दीपक निर्माण कार्यों का विकास, निर्माण कार्यों का तो जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो ठीक है, लेकिन स्नान की इस बार क्या व्यवस्था होगी? हर की पौड़ी पर किस तरह से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुरूप यहाँ पर स्नान का लाभ मिल पाएगा? लोग कैसे, क्योंकि अब डुबकी तो लगा नहीं पाएंगे, उसके लिए तो शायद सीधे तौर पर मनाही होगी, और लोग जो पहुँचेंगे, जो गाड़ियाँ जो पहुँचेंगी, उसके लिए क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्था, पार्किंग की क्या व्यवस्था, होटल और जो तमाम लोग जो धर्मशालाएं हैं, उसके अलावा जो टेंट लगाए जाते हैं उसको लेकर क्या रूपरेखा, ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं हरिद्वार में, क्योंकि एक कुंभ आयोजित हो रहा है, कोविड-19 के अनुरूप जो नियम कानून के अनुरूप ये कुंभ आयोजित हो रहा है। ऐसे में चूंकि दोनों ही चीज़ें हैं, एक तरफ पूर्ण रूप से कुंभ को आयोजित भी कराना है और दूसरा महामारी को भी रोकना है। बिल्कुल सुनील, कोविड-19 को ध्यान में रखते टोटल सोशल डिस्टेंसिंग का
ध्यान रखा जाएगा। बात की जाए तो पार्किंग की जो सुविधा है वो वैराग्य कैंप में किया जाए, अन्यथा जो भव्य जो कुंभ यहाँ पर होगा उसका भी पूरा जो व्यवस्था है वह वैराग्य कैंप में पूरी की गई है। और बात की जाए तो जहाँ पर टेंट लगेगा वहाँ की पूरी साफ सफाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और भी जो अन्यथा जो यहाँ पर जो वाहन बाहर से आएंगे उनकी भी पार्किंग अलग से बनाई जा रही है, ताकि किसी भी दिक्कत का सामना किसी भी साधु संत के समाज के लोगों को ना करना पड़े। और बात की जाए तो जो भी संत समाज के लोग हरिद्वार पहुंचेंगे उनको भी लेकर जो गंगा का पहला स्नान होगा, जो अन्य भी स्नान है वहां पर जो एक पास की सुविधा सरकार के द्वारा किया जाए, जिनके पास होगा वही गंगा में स्नान करने के लिए उनको ही अनुमति दी जाएगी, अन्यथा बिना पास के किसी को भी हर की पौड़ी या गंगा के अन्य घाटों पर वहां पर जो है एंट्री नहीं दी जाएगी। और बात की जाए तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये बेहद जो फैसला है ये लिया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाए। और जो कोविड-19 का चलते जो फिलहाल इतना जो देश पर जो संकट छा रहा है इसको भी देखते हुए सोशल डिस्टेंस का लगातार पालन किया जाए। और बात की जाए तो जो भी संत समाज के लोग हैं वो बार बार यही मांग करें कि कुंभ के कार्य पहले स्नान से पहले पूर्ण कर ली जाए। सुनील, बिल्कुल बड़ी चुनौती भी है तमाम कार्यों को मूर्त रूप देना, और कुंभ से पहले जो तारीखें हैं, जो समय है उससे पहले निर्धारित रूप से पूरा कर लेना बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है। ऐसे में जल्द से जल्द इन कार्यों को पूरा भी करना होगा। बहुत शुक्रिया विकास आपका। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुंबई में रहने वाली साउथ की अभिनेत्री पायल घोष द्वारा लगाए गए रेप के आरोप में फंसे निर्माता अनुराग कश्यप से मुंबई पुलिस आपको बता दें कि आज पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए बुलाया गया है अनुराग कश्यप को। बुधवार को कश्यप के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में से समन जारी हुआ था। सूत्रों की अगर माने तो समन में उन्हें पुलिस ने बिना अनुमति मुंबई नहीं छोड़ने के लिए भी कहा है। जी हाँ, मुंबई छोड़ के नहीं जा सकते हैं। हालांकि अभिनेत्री के आरोपों को कश्यप के वकील के जरिए एक स्टेटमेंट जारी करके पूरी तरह से खारिज करवाया गया है और बताया गया कि ये बेबुनियाद आरोप हैं। इसके पहले मंगलवार को अभिनेत्री ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और इसमें उन्होंने अनुराग कश्यप से अपनी जान का खतरा भी बताया था अपने आप को। साथ ही आपको बता दें कि राजभवन से बाहर आकर अभिनेत्री ने कहा था कि रेप का आरोपी सड़क पर खुलेआम घूम रहा है, इसलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। राजभवन में अभिनेत्री के साथ आरपीआई प्रमुख रामदास अठावले भी मौजूद थे। साथ ही अभिनेत्री ने कहा कि अगर कश्यप को जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अभिनेत्री पायल घोष के द्वारा आरोप लगाए गए हैं बलात्कार के और ऐसे में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस आरोप में फंसे हैं निर्माता अनुराग कश्यप और आज मुंबई की वर्सोवा पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। सीधा रुख करेंगे मुंबई का, हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा जुड़े हुए हैं सत्यप्रकाश। मुंबई की वर्सोवा पुलिस आज पूछताछ करेगी अनुराग कश्यप से, जबकि वो लगातार इन आरोपों का खंडन अपने अधिवक्ता के द्वारा करा रहे हैं, लेकिन अब तो ये तय हो गया कि मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी इस मामले में। जी सुनील, देखिए जिस तरह से पायल घोष लगातार जो है वर्सोवा पुलिस स्टेशन के ऊपर दबाव बना रहे थे, शुरुआती दौर में उन्होंने ओशिवरा पुलिस स्टेशन को लिखित शिकायत दी थी। ओशिवरा पुलिस स्टेशन ने FIR दर्ज करते हुए धीरे-धीरे से जो है वर्सोवा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया है। वर्सोवा पुलिस स्टेशन आज जो है अनुराग कश्यप को जो है सुबह 11 बजे तलब किया है। जिस तरह से तमाम आरोप लगा रही है पायल घोष, उसको लेकर जो है आज जो है अनुराग कश्यप को जो है पूछताछ की जाएगी। तमाम जानकारियां वो मुंबई पुलिस को देंगे, उसके बाद जो है अग्रिम कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जी ऐसे में उनसे ये भी कहा गया कि आप मुंबई छोड़ के नहीं जा सकते, एक समन जारी हुआ, क्योंकि ये स्थिति तब बनी है सत्यप्रकाश जब इससे पहले तो कई बार ये आरोप लगाए जा चुके कि पुलिस जो है काम नहीं कर रही है, पुलिस मामले को दर्ज नहीं कर रही है। लेकिन रामदास अठावले जब उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं साझा, वो कहती हैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी, वो राज्यपाल से जाकर मिलती हैं, यानी कि वो लगातार इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस से खुद कह रही हैं कि इस मामले में FIR दर्ज करिए, लेकिन पुलिस है कि मानती नहीं। जी सुनील, देखिए पिछले एक हफ्ते से लगातार पायल घोष जो है मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन, वर्सोवा पुलिस स्टेशन का चक्कर काट रही थी। ऐसे में उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठने तक की धमकी दी। उसके बाद इस बीच उन्होंने राज्यपाल से भी मुलाकात की, तमाम जानकारियां उनको शेयर की। उसके बाद से उन्होंने वायु श्रेणी की सुरक्षा की मांग की कि उनको धमकी लगातार मिल रही है। फिर इस बीच में जो है केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मदद मांगी।
मदद के तौर पर उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मुंबई पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी, हम आपके साथ में हैं। ऐसे में तमाम दबाव के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई। आखिरकार जो है अनुराग कश्यप को आज सुबह 11 बजे तलब किया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि अनुराग कश्यप को मुंबई से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरह से तमाम आरोप लगाया जा रहा था, अनुराग कश्यप ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा था तमाम जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो झूठे हैं, वो गलत है, उनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है। जी इस पूछताछ में क्या अहम खुलासे और क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं अनुराग की? देखिए सुनील, ये पूरा मामला जो है मीटू का मामला है, यानी कि 2 साल पहले का मामला, 2018 के आसपास का मामला है, जब पायल घोष जो है किसी अपने प्रदर्शन के दौरान, किसी शूट के दौरान उनसे मिलने गई थी। उस दौरान उन्होंने 2 से 3 बार जो है अलग अलग जगहों पे बुलाया था और इस तरह की हरकतें सामने आई। लेकिन क्या पायल घोष उस वक्त कोई शिकायत दी थी या नहीं दी थी? अनुराग कश्यप ने इस तरह की क्या कृत्य किया था, उसकी पुष्टि अभी तक यानी कि ये तय है सत्यप्रकाश के मुश्किलें अनुराग कश्यप की बढ़ सकती हैं इस मामले में, क्योंकि अब मुंबई पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, पूछताछ के लिए बुलाया है और शायद इस मामले में अगर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और ये मामले में सच्चाई जाहिर तौर पर होगी तो मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं अनुराग कश्यप। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। राजधानी लाइव में इतना ही, नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।